हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई शकुंतलम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020 के बारे में, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन 2020 के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत में हम इस टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, ये अस्तित्व में कैसे आया है, और उसके बाद हम पता करेंगे कि इसको लेके इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। इस ड्राफ्ट में ऐसी कौन सी ऐसे प्रोविजंस है जिसको लेके इशू है, और अंतिम में इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे एक बहुत ही अच्छा सा वे फॉरवर्ड देके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं चाहती हूँ कि आप एक क्वेश्चन को आंसर करें। इससे आपकी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप हमें इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपना आंसर रिव्यू करने के लिए भी इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं। क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द इशू पर्टेनिंग टू ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से आप क्या समझते हैं? प्रस्तावित नए मसौदे के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उनसे संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। आई होप इस वीडियो के अंत तक आपको इसका आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है। तो देखिए, ये टर्म जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो भी इंडस्ट्री है, उसका पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसको एस्टिमेट करना, उसको इवैल्यूएट करना। यानी कि जो भी प्रस्तावित परियोजनाएं हैं उसके जो संभावित प्रभाव हैं उसका विस्तृत अध्ययन करना। और एक बार अध्ययन करने के बाद कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। उसके बाद एक प्रोसीजर होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन वो कंसर्न मिनिस्ट्री तक जाती है। उसके बाद मिनिस्ट्री जो है वो क्लियरेंस देती है, और तब जाके कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है, यानी कि स्थापित की जाती है। सपोज आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है और आपको क्लियरेंस चाहिए, तो यही प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको वो मिलेगा। फाइन। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन अर्थ हुआ था। ये वन ऑफ द फर्स्ट ऐसा डिक्लेरेशन था, और इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। और इसमें एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्राप्त की दी गई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि स्टॉकहोम कौन से देश में पड़ता है। फाइन। उसके बाद इसी के अंतर्गत, क्योंकि इंडिया इसका सिग्नेटरी था, तो इंडिया ने बहुत सारे लॉज जो है वो इनैक्ट किए, जैसे कि जल प्रदूषण 1974, वायु प्रदूषण 1981, इस तरह के उन्होंने कानून बनाए। लेकिन साल 1984 में जब भोपाल गैस रिसाव आपदा आई थी, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि जितने सारे लॉज इन्होंने बनाए हैं वो सारे के सारे इनएडिक्वेट हैं। दे नीड टू डू समथिंग मोर। उसके बाद उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसी एक्ट के तहत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में प्रावधान दिया गया है। इसीलिए जो पहला जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स जो हुए थे नोटिफाइड, वो 1994 में हुए थे बेस्ड ऑन दिस एक्ट। इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं विद इन टाइम टू टाइम, बट जो इम्पॉर्टेंट वन है हम उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला जो इसको रिप्लेस किया गया था वो था 2006 में, क्योंकि उस टाइम पे 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था, इसीलिए। और अभी का जो ड्राफ्ट है, अगर ये एक्ट बनता है तो ये जो 2006 का जो ड्राफ्ट है उसको ये रिप्लेस करेगा। तो हमने इसके इतिहास के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं कि ये होल प्रोसीजर होता क्या है, ये किस तरह से असेसमेंट किया जाता है। तो असेसमेंट करने के लिए एक कमेटी होती है। एक वो कमेटी होती है जो जिसमें साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो होते हैं। उस कमेटी को हम कहते हैं एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी जो है वो सारी चीज़ों को देखती है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा। आफ्टर स्टडी ये एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करती है। ये रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, और उसके बाद इस पर पब्लिक की राय मांगी जाती है। पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, और उसमें जो जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं उसको सुना जाता है, और जो लोग इस प्रोजेक्ट से इम्पैक्ट हो सकते हैं उन लोगों को भी सुना जाता है। तो आफ्टर पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस एक सेकेंड जो है वो फाइनल अप्रेजल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है इन्हीं के द्वारा। और वो रिपोर्ट जो होती है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजी जाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। एंड जनरली देखा गया है कि अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी किसी रिपोर्ट को मिनिस्ट्री के पास भेजती है तो इसको अप्रूवल मिल जाता है। तो ये टोटल असेसमेंट का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को लेके बहुत सारे व्यूज़ हैं।
कुछ इसके पक्ष में है, कुछ इसके विपक्ष में है और एक सच्चाई है। तो पहले हम पक्ष की बात करते हैं। तो जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि जो पर्यावरणविद हैं, उनका कहना है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे भी किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी इंडस्ट्री को बिना किसी रेगुलेशन के किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करने की अनुमति नहीं दे सकते। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। वही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनका कहना कुछ और है। इनका कहना ये है कि ये जो है, ये लिबरलाइजेशन का जो स्पिरिट है इसको डैम्पन करता है, रेड टेपिज्म को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ फाइल को क्लियरेंस कराने में, एक इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने में बहुत ही लंबा टाइम लगता है। तो जो लॉन्ग जो डिलेज होते हैं, इनकी वजह से इनका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये एक तरह से ये डिस्करेजमेंट है फॉर इकॉनमी। अब हम बात करते हैं कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, एक्चुअल में ये ज़मीन पे काम करता भी है या नहीं करता है, या फिर बस एक शैम है। तो देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक शैम है या फिर दिखावा है, बट ऑफ कोर्स इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इसमें बार बार जो है वो अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो एक बार अमेंडमेंट होता है तो किसी एक इंडस्ट्री को इसमें इन कर दिया जाता है, दूसरी बार अमेंडमेंट होता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो इन्वायरमेंट को तो इससे नुकसान ही हो रहा है। उसके बाद ये भी है कि बहुत सारे जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ जो क्लियरेंस कंडीशन है वो बहुत ही मीनिंगलेस है। इससे जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और जो भी कंसल्टेशन एजेंसीज होती हैं जो इस तरह की रिपोर्ट्स बनाती हैं, वो फ़ी लेके बनाती हैं, तो उनको कभी भी अकाउंटेबल तो ठहराया नहीं जाता। तो जो भी इंडस्ट्री हुई या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हुई, वो अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के सबमिट कर देती है। तो इफ़ेक्टिवनेस 100% तो नहीं है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। शायद इसीलिए गवर्नमेंट जो है इसको चेंज करना चाहती है। अब हम बात करते हैं कि अभी क्या इशू है। उससे पहले, इशू को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ है जो समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी इस तरह के सवाल आए कि मतलब आपसे अगर कहा जाए कि इकॉनमी और इन्वायरमेंट में किसको चुनना है, whom you will you choose, तो हम ये नहीं कह सकते कि इकॉनमी को चुनना है या फिर इन्वायरमेंट को चुनना है। देयर शुड बी बैलेंस, एक बैलेंस होना चाहिए, और वो बैलेंस इस्टेब्लिश करना ही बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे कम्प्लीटली, तो आपका जो इकोनॉमिक जो विकास है वो नहीं होगा, और अगर आप इकॉनमी को प्रीफर करेंगे तो आपका इन्वायरमेंट लॉस होगा। तो बेटर ये होगा कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़े, यानी कि दोनों को साथ में लेके चले। और ये जो बैलेंस का जो काम है वो किन को करना है, ये काम जो है वो पॉलिटिशियंस को करना है, पॉलिसी मेकर्स को करना है, जो रूल्स बनाते हैं। तो क्या होता है ना कि कभी कभी जो पॉलिटिशियंस है, अगर रूल इन्वायरमेंट के फेवर में बनाते हैं, तो जनरल परसेप्शन जो पब्लिक का होता है कि अगर ये इन्वायरमेंट के फेवर में है, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। बट अगर यही पॉलिसी मेकर्स कभी कभी इंडस्ट्री को या इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए कुछ रूल्स को अमेंड करते हैं, तो जनरल परसेप्शन ये बन जाता है कि ये बहुत ही बैड मूव है, ये करप्ट डील है। तो इट ऑल्स इन परसेप्शन, हम किसी भी चीज़ को बैड और गुड बहुत ही बाइनरी तरीके से कह देते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि एक बैलेंस होना चाहिए। तो अभी का जो जितना भी इशू या क्रिटिसिज्म है वो इसी बेसिस पे है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो पहले फर्स्ट टाइम पे देख के लगता है कि इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है, इकॉनमी को प्रमोट कर रहा है, तो इट मस्ट बी बैड। पर हमें इस तरह के परसेप्शन में बंद के नहीं रहना चाहिए। वी शुड चू बोथ साइड्स। ओके, तो अब हम इश्यूज़ को देखते हैं। कुछ प्रोमिनेंट जो इश्यूज़ हैं, सिर्फ हम उसी को देखेंगे जिसकी वजह से इतना सारा क्रिटिसिज्म इसका हो रहा है। तो सबसे पहला है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। ये क्या होता है? ये बात हुई कि आपने कोई इंडस्ट्री जो है वो स्थापित कर दी बिना क्लियरेंस के। तो पहले होता था कि अगर आपने बिना क्लियरेंस के कोई भी इंडस्ट्री स्थापित की है तो आपका जो भी कैंसिलेशन हो जाएगा। पर इसके तहत ये कहा गया है कि आप एक कंपनसेशन फ़ी देके, एक जो फ़ाइन है वो देके आप अपने प्रोजेक्ट को चालू रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को, इकॉनमी को हर्ट नहीं करना चाहती। तो यही बात हुई ना कि आपने पूरा का पूरा आधा जंगल काट दिया, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा अरे ये आपने तो लॉस कर दिया इतना सारा। उसके बाद आपने एक फ़ी भरा और वापस से आप पेड़ काटने शुरू हो गए। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म का कारण है कि पहले आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बिना अप्रूवल के भी काम कर रहे हैं तो बाद में आप फ़ाइन दे के उसको चालू कर सकते हैं। दूसरा जो है वो ये है पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। तो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट का ये इंस्ट्रक्शन था कि जो जन भागीदारी है, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, इसको बढ़ाया जाए। बहुत सारे जजमेंट में ये बात आई है।
और इस ड्राफ्ट में ये कोशिश की गई है कि इसको रिड्यूस किया जाए। पहले जो पब्लिक कंसल्टेशन का जो टाइम पीरियड होता था वो 30 दिन का होता था, इसको कम करके अब इन्होंने 20 दिन कर दिया है। मैं आपको बताई थी ना कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद एक टाइम होता है जब लोगों से उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं, उनके ऑब्जेक्शंस लिए जाते हैं। उस पीरियड को 30 दिन से कम करके 20 दिन कर दिया गया है। तो ये दूसरा इसका क्रिटिसिज्म है। थर्ड क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें जो कंप्लायंस होते थे, जैसे कि आपको कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए या इंडस्ट्री के लिए आपको इन्वायरमेंट की क्लियरेंस मिली, उसके बाद 6 महीने में एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट होती थी कि आप जितने भी रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो 6 महीने में पहले आता था, अब इस टाइम पीरियड को बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। तो सपोज़ कोई माइनिंग इंडस्ट्री है या कोल इंडस्ट्री है, तो वो 1 साल तक अगर उसका इन्वायरमेंट पे बैड इम्पैक्ट हो भी रहा है तो वो रडार में ही नहीं आएगी। इस वजह से इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। जो फोर्थ है वो बहुत ही बड़ा लूप होल है। वो होता है ना कि आपने पूरा का पूरा लॉ बना लिया, उसके बाद अंतिम में आपने एक क्लॉज ऐड कर दिया जो इस पूरे लॉ को नलीफाई कर देता है। ये कुछ इसी तरह का है। ये है स्ट्रैटेजिक, ये जो टर्म है इसको हम हिंदी में कहते हैं रणनीतिक। यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स को अगर कहेगी कि ये स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है तो ये इसके अंडर आएगी ही नहीं। ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये इस पर लागू ही नहीं होगी। तो ये तो पब्लिक को समझ में आता है कि अगर डिफेंस है, न्यूक्लियर है, तो ये एक स्ट्रैटेजिक चीज़ हुई, इसमें इन्वायरमेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बट यहाँ पे जो ये सोल अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है कि वो डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक है। अब तो ये किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को भी कहेंगे कि ये स्ट्रैटेजिक है। तो ऐसा जो है, और उसके बाद एक ये भी है कि इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जनता को पता ही नहीं चलेगा कि इन्वायरमेंट को कितनी हानि हुई है। और जो सेकेंड चीज़ है वो ये कि जो भी प्रोजेक्ट 150-100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से ज़्यादा हैं उनको जो है डिटेल स्क्रूटनी के अंदर नहीं लाया जाएगा। पहले क्या था कि जो 20,000 स्क्वायर मीटर्स वाले जो एरियाज़ होते थे वो आते थे स्क्रूटनी में। अब इस एरिया को बढ़ा के 1,500 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया है। तो इससे ये हो रहा है कि मान के चलिए कोई कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, वो इस एरिया के अंदर आता है, बहुत सारा एरिया है उसका, तो अब ये स्क्रूटनी में आएगी ही नहीं क्योंकि वो बहुत सारे एरिया को ऑक्यूपाई की हुई है। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से और भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे और भी चीज़ें जिसकी वजह से इसका जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। जैसे कि अभी का जो ये नया मसौदा है उसमें एक विभिन्न परियोजनाओं की एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है जिसमें जनता के साथ विचार विमर्श का जो है वो ज़रूरत ही नहीं है, पब्लिक कंसल्टेशन की आवश्यकता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे सीमा से जो स्थित क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़क या फिर पाइपलाइन जैसी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए सार्वजनिक सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो ये ठीक है क्योंकि डिफेंस का मुद्दा है, बट चिंता की बात ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी जो सीमाएं हैं 100 किलोमीटर्स, वो तो मैक्सिमम सीमाएं इसी के बॉर्डर क्षेत्र में ही आ जाएंगी और सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो इसी क्षेत्र में है। तो वहाँ पे तो आपको क्लियरेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक वरी का रीज़न है। इसके साथ साथ जो भी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाएं हैं या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण को लेके जो भी चीज़ें हैं उनको भी मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है ईआई के अंतर्गत। तो ये कुछ जो है वो लूप होल्स हैं। सबसे बड़ा लूप होल्स जो है वो स्ट्रैटेजिक है, ये कंप्लीट सोली पावर देता है गवर्नमेंट को। दो उसके बाद जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको कम कर दिया गया है। एंड जो सबसे वरिंग फैक्टर है वो है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, कि आप पेड़ काट लीजिए उसके बाद एक फ़ाइन दीजिए एंड देन अगेन से पेड़ काटना शुरू कर दीजिए। तो ये कुछ लूप होल्स हैं। इसके लिए ये अभी ड्राफ्ट है ना, तो अभी ये बिल है ना ही एक्ट है, तो अभी इस पे पब्लिक का ओपिनियन मांगा गया है। अब इतनी सारी बुराई करने के बाद हमें कुछ अच्छी बातें भी करनी चाहिए, राइट? तो हम बात करते हैं कि इस ड्राफ्ट में अच्छी चीज़ें क्या है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस ड्राफ्ट में बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो एम्बिगुअस टर्म्स होते हैं जिसकी वजह से क्लियरेंस नहीं मिल पाता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनका ये कहना है कि तो इतना सारा लंबा प्रोसेस है, इतने सारे कंपाइल, मतलब आपको इतने सारे रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो होता ही नहीं है प्रैक्टिकलिटी में। तो इसलिए इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंसोलिडेट किया है, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। ऑल्दो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ है जिसको सरकार को देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि सरकार ने पब्लिक कंसल्टेशन का टाइम कम कर दिया है।
इससे बेहतर तो ये होता कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान देती कि किस तरह से इंश्योर किया जाए कि जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि पब्लिक अपना ओपिनियन दे सकती है या ऑब्जेक्ट कर सकती है, इसको लेके जो अवेयरनेस है इसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा दिया जाना है, जो कि इंडिया में देखा गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू होने में एवरेज डिले जो है वो 238 डेज़ का होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाना है, तो इस चीज़ पे फोकस करे। ये जो डिले होता है बिकॉज़ ऑफ रेड टेपिज़्म या फिर ब्यूरोक्रेसी की वजह से, इसको कम करे या फिर जो जो कुछ कॉम्प्लेक्स लॉज़ हैं, जो रिडंडेंट है कंप्लीटली, उसको हटाने का प्रयास करें। यहाँ पे काम करने से एनवायरनमेंट पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो ये अप्रोच होता है कि पहले हम इकॉनमी को सुधार लेते हैं फिर एनवायरनमेंट को देखेंगे, नहीं, दोनों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो इकॉनमी पे ही पड़ेगा। तो एक बैलेंस अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बिना इसके हम कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ट्रिक भी है कि जब भी इन्वायरमेंट के सवाल आएँ तो उसको ज़रूर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक करें। फाइन। तो फ्रेंड्स, ये था इन दिस वीडियो का। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।